हेलो सुभाष। कुसुम का स्वर सुनकर वो अनमयस सा हो गया। जब भी उसकी पूर्व पत्नी फोन किया करती है वो हमेशा इसी तरह जड़वत हो जाता है। हाथ में पकड़ा चोगा अचानक ही बहुत भारी लगने लगा है, जैसे अभी हाथों से छूट जाएगा। कैसे हो? कुसुम ने पूछा। ठीक हो, कहते हुए वह स्वर की रुखाई छुपा नहीं पाया। राहुल, उसने तुरंत पुकारा। वो जानता है कि कुसुम के फोन उसके लिए नहीं, उसके बेटे राहुल के लिए होते हैं। जी पापा। राहुल कमरे में भागता हुआ आया। मम्मी का फोन। चोगा उसकी तरफ बढ़ाते हुए वो बोला। गायत्री देवी जो पास बैठी नयन मूंदे रुद्राक्ष माला का जाप कर रही थी, ने अचानक अपनी आंखें खोल ली। जप माला से उनका ध्यान फोन की तरफ चला गया। पिता व दादी पर एक सहमी हुई दृष्टि डालते हुए राहुल ने चोगा लिया। धीमे से बोला, हेलो मम्मी। माँ का फोन आने पर प्रसन्नता व विमूढ़ता दोनों ही भाव उसके जहन में उमड़ आते थे। वो जानता है कि उसकी दादी व पापा उसकी माँ का फोन आना पसंद नहीं करते। जब भी वो फोन करती है, घर का वातावरण कुछ पलों के लिए असहज हो जाता है। सभी के सम्मुख उसे अपनी माँ से बात करने में झिझक होती है। उसकी माँ इस घर में एक कलंकित औरत समझी जाती है, उससे बात करने वाला मुजरिम। राहुल डियर, बेटे को फोन पर पा कुसुम का स्वर चहक गया। मुझे तुम्हारी चिट्ठी वो कार्ड मिले, बहुत अच्छे लगे। इससे अच्छा ये सोचकर लगा कि तुम्हें मेरा जन्मदिन याद रहा। थैंक यू मम्मी। राहुल, 2 महीने बाद दिसंबर में मैं भारत आ रही हूँ। अपने पापा से बोलो कि तुम्हारे लिए डेनमार्क का वीजा तैयार रखें। मैं तुम्हें क्रिसमस पर यहाँ लेकर आऊंगी। तुम देखना कि लोग यहाँ क्रिसमस कैसे मनाते हैं। स्नोफॉल भी तुम देख सकोगे। सच मम्मी? हर्ष से वो झूम गया। पिता व दादी से अनायास ही बोल पड़ा, मम्मी मुझे लेने आ रही हैं। सुभाष के चेहरे पर छाई खामोशी और गहरी हो गई। गायत्री देवी बड़बड़ाने लगी, उससे कह दे कि अभी फालतू के आडंबर ना करे। अगर उसे तेरी चिंता होती तो वो भागती तुझे छोड़कर उस फिरंगी के साथ। बस करो माँ, सुभाष चीखा। क्यों हर वक्त अनाप शनाप बका करती हो? मैं अनाप शनाप नहीं, हकीकत बयां करती हूँ। क्या करूं बेटा, सच बहुत कड़वा होता है। गायत्री देवी, जिनके मन में अपनी भूतपूर्व बहू को लेकर कड़वाहट अत्यधिक समाई हुई थी, भला कहाँ चुप होने वाली थी। उनकी बड़बड़ाहट चालू रही। राहुल, तू डेनमार्क कतई नहीं जाएगा, हरगिज नहीं जाएगा। तू उसे अभी मना कर दे। तू अपना देश छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। मम्मी, मैं आपका इंतजार करूंगा। हौले से कहकर राहुल ने चोगा टेलीफोन पर रखा और अपनी दादी व पिता को नजरअंदाज कर तेजी से अपने कक्ष में आ गया। मेज की दराज से अपनी माँ की फोटो निकाली और निहारने लगा। कितनी खूबसूरत है उसकी माँ। उसने सुना था कि उसके पिता ने उसकी माँ से प्रेम विवाह किया था। अथाह प्यार किया था उन्होंने एक दूसरे से, मगर फिर भी वो जुदा हो गए। उसकी माँ भारत सरकार के पर्यटन विभाग में अधिकारी थी और पिता बैंक ऑफिसर। दोनों का ऑफिस जनपद नई दिल्ली में एक ही बिल्डिंग में था, चंद्रलोक बिल्डिंग। एक ही चार्टर्ड बस से दोनों सफर करते थे। उसकी माँ 2 स्टॉप पहले जनकपुरी से चढ़ती थी और उसके पिता राजौरी गार्डन से। जनपद पर अवस्थित साउथ इंडियन रेस्टोरेंट सरवाना में लंच करते थे। बस में रोजाना का सफर सरवाना में लंच के वक्त मुलाकात मित्रता में बदली, फिर प्रेम में। कुसुम सुभाष की सादगी से प्रभावित थी और सुभाष उसके सम्मोहित करने वाले रूप से। 1 वर्ष की डेटिंग के बाद विवाह सूत्र में बंधकर दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारने के लिए संकल्पबद्ध हो गए। मगर शादी के तुरंत बाद ही उनके बीच तू मैं शुरू हो गई। हालांकि राहुल शादी के साल भर बाद ही पैदा हो गया था, लेकिन अपने माता पिता को नजदीक नहीं ला सका। उसे नहीं मालूम कि उनके बीच ऐसा क्या घट रहा था कि एक दूसरे के प्रति
उनकी नफरत बढ़ती गई। उसकी माँ उससे इतना बोली कि वो उसके पिता से नाखुश है और उनके बीच प्यार खत्म हो चुका है। कितने स्वेरिंग वर्ड उनके बीच चला करते थे, वे सब गंदे शब्द जिन्हें बोलने के लिए स्कूल में मना किया जाता है। अपने मम्मी पापा की जुबान से सुनकर वो धक्क रह जाता। मम्मी पापा का एक दूसरे को कोसना, काटना, भद्दी गाली बकना, ओह छी। वो उनसे कहना चाहता था कि वे कम से कम एक दूसरे के साथ तमीज से तो बात करें, मगर वो खामोश बना रहता। फिर आया पीटर उनकी जिंदगी में, एक आंधी की तरह, जिसने उसके माता पिता के रिश्तों की रही सही जड़ें भी उखाड़ दी। पेशे से पत्रकार पीटर आया तो था अब्दुल कलाम का इंटरव्यू लेने, मगर भारत के कई शहरों का वो भ्रमण कर रहा था। इस सिलसिले में पर्यटन विभाग की मैनेजर कुसुम सिंघल से उसकी मुलाकातें होती रहीं। पीटर का अपनी प्रेमिका से ब्रेकअप हो गया था और कुसुम के अपने पति से संबंध तनावग्रस्त थे। नए रिश्तों की तलाश दोनों को ही थी। एक दूसरे के प्रति दोनों सहज आकर्षित हो गए। पति का घर छोड़कर कुसुम अलग रहने लगी। 1 वर्ष के सेपरेशन के बाद तलाक की प्रक्रिया शुरू हुई। 5 वर्षीय राहुल अपने माता पिता के धराशायी होते रिश्तों का मूक चश्मदीद गवाह बनकर रह गया। पति से तलाक के बाद कुसुम ने अपना देश भी छोड़ दिया। पीटर से विवाह करके उसके साथ हमेशा के लिए उसके देश डेनमार्क चली गई, राहुल को यह आश्वासन देकर कि एक दिन वो अवश्य भारत वापस आएगी और उसे भी अपने संग ले जाएगी। पूरे वर्ष भर की इंतजारी के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया। वो गुनगुनाता, मेरी माँ तू कहाँ, तेरा मुस्कुराना, मुझे हाथों से खिलाना, तेरी याद आती है, माँ तू कहाँ। हर व्यतीत होता क्षण उसके माँ के आगमन को करीब ला रहा था। कुसुम राहुल की माँ थी। माँ का सानिध्य हर बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार है। यह सोचकर सुभाष ने राहुल का डेनमार्क जाने का वीजा तैयार करवा दिया। गायत्री देवी पहले तो हीकती झीकती रही, कुसुम को गाली बकती रही, फिर अंततः वो भी इस संदर्भ में तटस्थ हो गई। कुसुम अपने निर्धारित समय से आई। अपने संग राहुल को विमान में उड़ाकर कोपनहेगन ले गई। ठंड उसने दिल्ली में भी देखी थी, मगर इसकी तीक्ष्णता का आभास राहुल को कोपनहेगन की ठंडी वादियों में हुआ। तापमान 0 से नीचे चल रहा था। वो भी औरों की तरह भारी भरकम कपड़ों से लदा था। पीटर उन्हें लेने एयरपोर्ट आया था। सुनहरे बाल व नीली आंखों वाला पीटर उसे अपनी माँ की तुलना में काफी जवान लगा, बिल्कुल लड़कों जैसा। शायद वो उसकी माँ से उम्र में कम था। कुसुम को बाहों में भरकर उसने उसे चूमा तो राहुल शर्मा गया। पीटर की बाहों में कैद अपनी माँ उसे एक अनजान औरत लगी। जहां तक उसे ध्यान है, उसके पिता ने उसकी उपस्थिति में उसकी माँ को कभी किस नहीं किया था। कुछ क्षणों की हगिंग किसिंग के बाद पीटर कुसुम को छोड़ उसकी ओर उन्मुख हुआ। वेलकम टू कोपनहेगन यंग मैन, नाइस टू मीट यू, कहते हुए उसने बड़ी गर्मजोशी से उससे हाथ मिलाया। वो निर्लिप्त भाव से बोला, थैंक यू। तीनों कार पार्किंग प्लेस की तरफ बढ़ गए। कुसुम कार में आगे पीटर के संग बैठ गई और वो पीछे उसकी सीट पर बैठ गया। खामोश शहर का नजारा देखने लगा। सभी कुछ कितना भिन्न था यहाँ। एक नया मुल्क, नए लोग और एक नया पिता। पीटर को वो हिकारत से ताक रहा था। यही है वो शख्स जिसने उसकी माँ को उससे जुदा किया। उसके प्रति घृणा का भाव तो उसके मन में कभी का पनपा हुआ था। उसे देखकर और गहरा हो गया। लाल ईंटों से बने खुले व सुंदर घर के आगे कार रुक गई। वेलकम टू आवर होम, पीटर ने कार से उतरकर अपनी बाहें फैलाते हुए उसका फिर स्वागत किया। उसे उसने गोदी में उठाने की भी चेष्टा की, लेकिन वो अकड़े खड़ा रहा। प्यार के ये इजहार उसे आह्लादित नहीं कर रहे थे। दोनों उसे एक कमरे में ले गए। ये तुम्हारा कमरा है। उसने एक सरसरी नजर कमरे में दौड़ाई। नया फर्नीचर, नया कारपेट और नए गेम कमरे में सजे थे।
कुसुम बोली, यह कमरा पीटर ने तुम्हारे लिए सजाया है, खुद रंगा है। उसने पीटर की तरफ देखा। पीटर थम्स अप करते हुए मुस्कुरा दिया। उसने नजरें फेर ली। पीटर के प्रति वह न तो कोई आत्मीयता महसूस कर पा रहा था और न ही उसकी सुरुचिपूर्ण घर को अपना घर समझ पा रहा था। बहरहाल हर वीकेंड कुसुम व पीटर कोपनहेगन को उसके लिए एक प्लेग्राउंड में तब्दील कर देते। शहर के सुप्रसिद्ध मनोरंजन पार्क टिविलो गार्डन में उसने रोमांचकारी झूलों का आनंद उठाया। विज्ञान व टेक्नोलॉजी म्यूजियम में विज्ञान की अद्भुत कलाएं देखकर वो दंग रह गया। क्रिसमस नजदीक था, बर्फ पड़ रही थी। ताजी गिरी बर्फ की सफेद व ठंडी परतों को रौंदने में उसे विशेष आनंद आता। शहर क्रिसमस की तैयारी में लगा था। बाजार आकर्षक वस्तुओं से चमक रहा था। जगह जगह लाल पोशाकधारी सेंटा क्लॉज घंटी बजाते व बच्चों को चॉकलेट वितरित करते दिखाई पड़ते। शीत ऋतु के खेलों से उसे अवगत करवाया गया, आइस स्केटिंग, स्कीइंग आदि। ऐना से भी उसका परिचय हुआ। राहुल की उम्र की ऐना पीटर की पूर्व प्रेमिका से जन्मी बेटी थी। वैसे रहती तो वो अपनी माँ के संग थी, मगर हर वीकेंड बिताने वो अपने पिता के घर आती थी। वो सिर्फ डेनिश बोलती थी, अंग्रेजी के सिर्फ 2-4 शब्द ही समझती थी, किंतु बच्चों को परस्पर दोस्ती करने के लिए भाषा की क्या जरूरत। ऐना से राहुल की यारी जम गई। ऐना ने उसे डेनिश में 10 तक की गिनतियां सिखलाएं, कुछ यूरोपियन खेल भी बताए। उसने भी ऐना को हिंदी में गिनतियां बताई, कुछ हिंदुस्तानी खेल उसे भी सिखाए। क्रिसमस ईव घर में एक उल्लासपूर्ण आयोजन था। कुसुम व पीटर एक बहुत बड़ा सजीव क्रिसमस पेड़ खरीद कर लाए। कुसुम ने उसे बताया, क्रिसमस ट्री की परंपरा के पीछे कई लंबी कहानियां हैं। एक कहानी प्रभु यीशु मसीह के जन्म से है। जब उनका जन्म हुआ था तब उनके माता पिता मरियम व जोसेफ को बधाई देने वालों ने एक सदाबहार फर को सितारों से रोशन किया था। तब से सदाबहार फर वृक्ष को क्रिसमस ट्री के रूप में मान्यता मिली। यूरोप में शीतकाल में ठंड के प्रकोप से जब सभी वृक्ष अपनी पत्तियां गिराकर नग्न हो जाते हैं, तो सिर्फ सदाबहार क्रिसमस ट्री वृक्ष की शाखाएं ही पृथ्वी को हरा भरा रखती हैं। यह पेड़ पवित्र माना जाता है। घरों में क्रिसमस ट्री लगाकर लोग क्रिसमस पर अच्छे फलों की प्राप्ति की कामना करते हैं। ऐना के अलावा पीटर के माता पिता व बहन भी क्रिसमस ईव पर घर आए। सभी ने मिलकर क्रिसमस ट्री को सजाया। पीटर के बूढ़े पिता सेंटा क्लॉज के वेश में थे। अपने बैग से छोटे छोटे उपहार निकालकर सभी को दे रहे थे, जो राहुल को सर्वाधिक उत्साहित कर रहे थे। रंगीन पत्रों से लिपटे विभिन्न आकार के उपहार पेड़ के इर्द गिर्द सजे थे। राहुल की उन पर नजरें अटकी हुई थी। जलती हुई मोमबत्तियों का रंग बिरंगा प्रकाश झिलमिला रहा था। सभी ने बड़ी अंतरंगता से एक दूसरे का हाथ थामा और क्रिसमस ट्री के चारों ओर घूमकर खूब जोर शोर से क्रिसमस गीत गाए। फिर अपने अपने नामों के उपहार खोले। राहुल के सुखद आश्चर्य के लिए उसके नाम पर 3 उपहार थे। एक उसकी माँ कुसुम की तरफ से, एक उसके सौतेले पिता पीटर की तरफ से और एक ऐना की तरफ से। उसने हैरत से ऐना की तरफ देखा। वो मुस्कुरा गई। मैंने तो तुम्हें कुछ दिया ही नहीं, वो शर्मिंदगी से बोला। कोई बात नहीं, अगली बार जब इंडिया से आओ तो मेरे लिए वहां की कोई चीज ले आना, ऐना बोली। उपहारों के आदान प्रदान के उपरांत जूस, वाइन, बियर इत्यादि परोसे गए। राहुल इन नए रिश्तों के बीच एक नया त्योहार मनाते हुए बहुत चक्का सा था, लेकिन एक एक क्षण का आनंद उठा रहा था। 1.5 वर्ष उपरांत गर्मियों में जब राहुल फिर से कोपनहेगन गया तो मीता पैदा हो गई थी। उसके हाफ सिस्टर, माँ एक, पिता अलग अलग। मीता इंडियन व यूरोपियन सुंदरता के सम्मिश्रण का बेजोड़ प्रतीक थी। कुसुम ने उसे बताया कि उन्होंने उसका नाम मीता इसलिए रखा क्योंकि यह नाम इंडियन व डेनिश दोनों भाषाओं के शब्दकोशों में मिलता है। ऐना अभी भी वीकेंड बिताने वहां आती थी। दूसरी मुलाकात में दोनों और करीब आ गए।
वो उसके लिए भारत से एक उपहार लाया था। दिल्ली हाट से उसने उसके लिए एक माला सेट खरीदा था और सेट को एक शीशे जड़ी एक प्यारी सी डिबिया में पैक किया था। वाओ! डिबिया खोलते हुए ऐना ने किलकारी भरी। माला को अपने हाथों में लेते हुए बोली, अभी तक जितने भी उपहार मुझे मिले हैं, ये सबसे अच्छा उपहार है। कहते हुए उसने राहुल के दोनों गालों को चूम लिया। राहुल शर्माकर रह गया। ऐना का साथ राहुल को बहुत लुभाता। जब उन्होंने पड़ोसी देश स्वीडन और नॉर्वे की सैर की तो ऐना साथ में थी। दोनों ने मिलकर एक साथ कई तस्वीरें खिंचवाईं। उसने उससे डेनिश भाषा के कुछ और शब्द सीखे। गुड डे, धन्यवाद, थक, धन्यवाद, गुड मॉर्निंग, गुड डे, गुड मॉर्निंग, थक, धन्यवाद, गुड रायसा, शुभ यात्रा। उसे बहुत अच्छा लगा कि उसकी माँ ने उसे एक दूसरी दुनिया से जोड़ दिया। यूरोपियन जीवन शैली से वो रूबरू हो रहा है। उस दिन जब ऐना आई हुई थी तो राहुल से डेनिश में बोली, याई विल गार्डने भी उसी डिटलैंड, मैं तुम्हारे देश जाना चाहती हूँ। वेलकम, राहुल बोला, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। मैं भी, राहुल शर्माते हुए बोल गया। दोनों हंसे और भागकर प्रेम में लेटी मीता के पास चले गए। उसके नन्हे व कोमल हाथ पैरों को सहलाने लगे। संभवतः दोनों जानते थे कि मीता ही वो कड़ी है जो उन दोनों को परस्पर जोड़ती है। राहुल इंडियन, ऐना यूरोपियन और मीता दोनों का मिश्रण। यद्यपि तीनों परस्पर जुड़े थे मगर कोई भी पूरा का पूरा किसी का नहीं था। बहरहाल राहुल भारत में अपने पिता के साथ रहता और छुट्टियां बिताने माँ के पास डेनमार्क आ जाता। कुसुम ने डेनमार्क में उसके स्थायी आवास के लिए याचना सरकारी कार्यालय में की तो हुई थी मगर अनुमति नहीं मिल पा रही थी। लिहाजा वर्ष पर वर्ष बीतते जा रहे थे और राहुल दो देशों के बीच फंसकर रह गया था। इस बीच उसके पिता सुभाष ने भी दूसरा विवाह कर लिया। दूसरी जीवन संगिनी लता से उनके दो बच्चे भी हो गए, मयंक और चिंकी। यह राहुल की जिंदगी की घोर व्यथा थी कि जैसे जैसे उसका परिवार फैलता जा रहा था वह स्वयं को तन्हा महसूस कर रहा था, परित्यक्त। अपने पिता की तुलना में उसे पीटर तेज, फुर्तीला और फैशनेबल लगता तो लता अपनी माँ की अपेक्षा अधिक गंवार दिखती। वो दोनों से ही सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रहा था। उसका स्वभाव दिन पर दिन हिंसक होने लगा। ना वो अपनी सौतेली माँ लता का आदर करता और ना ही मयंक व चिंकी से स्नेह। जब तब स्कूल व पड़ोसी बच्चों से वो बेवजह ही उलझ पड़ता। स्कूल से उसके हिंसक आचरण की शिकायतें आने लगी। क्लास में वो बेंच पर अकेला ही बैठा करता, कोई भी उसकी बगल में बैठना नहीं चाहता। खेल के मैदान में वो अकेला मंडराता रहता, अपना टिफिन अकेला बैठकर खाता। सौतेली माता लता के लिए तो वो एक अबूझ पहेली बन गया था। उसे समझ में नहीं आता कि वो उससे कैसे निपटे। बस हर शाम वो सुभाष के बैंक से लौटने पर उसके अप्रिय बर्ताव की कहानियां बढ़ा चढ़ाकर सुनाया करती, जिससे राहुल उससे और चिढ़ गया। उस दिन लता ने न जाने क्या चुगली की कि सुभाष चिल्लाया, राहुल! वो उसके सामने आया तो सुभाष डपटते हुए बोला, अपनी माँ से अच्छे तरीके से पेश आया करो, ये मेरी माँ नहीं है। वो सपाट शब्दों में बोला, मेरी माँ डेनमार्क में है। मेरे ख्याल से यह अपनी माँ को मिस करता है, इसे अपनी माँ के पास रहना चाहिए। हालांकि लता यह उसके प्रति एक उद्विग्नता के भाव से बोल रही थी, लेकिन उसकी मंशा स्पष्ट झलक रही थी। सुभाष सोच में पड़ गया। 13 वर्ष का बालक राहुल किन मानसिक संवेगों से गुजर रहा है, इसका वो अनुमान लगाने की चेष्टा करने लगा। उसके माता पिता जो तलाक के उपरांत अपना नया परिवार बसाकर जीने लगे हैं, उनकी एक नई धुरी है, नए जीवन साथी और नए बच्चे हैं। राहुल इन परिस्थितियों को किन रूपों में ले रहा है? लता अपनी बात को जारी रखते हुए बोली, एक माँ ही अपने बच्चे को समझ सकती है। कुसुम से कहो कि अपने बेटे को अपने साथ रखे। राहुल चिल्लाया, मुझे डेनमार्क में नहीं रहना। विचारों की श्रृंखला से बाहर निकलते हुए सुभाष ने असमंजस में उससे पूछा, क्यों? वहाँ तो तुम्हारी अपनी माँ है।
कुछ पलों की चुप्पी के बाद वो बोला, मैं मम्मी के आदमी से उतनी ही नफरत करता हूँ जितना कि आपकी औरत से। आई हेट बोथ ऑफ देम। राहुल! तड़ाक से राहुल के गाल पर सुभाष ने चांटा जड़ दिया। राहुल आतंकित अपने पिता को ताकने लगा। इससे पहले उसके पिता ने उस पर कभी हाथ नहीं उठाया था। लता भी सकपका गई, पहले राहुल के शब्दों को सुनकर, फिर सुभाष को उसके गाल पर चांटा जड़ते देखकर। गाल सहलाते हुए राहुल अपने कमरे की ओर भाग गया। भड़ाक से दरवाजा बंद कर दिया। गायत्री देवी बिस्तर पर लेटी थी। उसे अपना कमरा दादी माँ के साथ साझा करना पड़ता था। परिवार में सदस्यों की संख्या बढ़ती जा रही थी। बुढ़ापे और घर के तनावों ने गायत्री देवी को शिथिल कर दिया था। अक्सर बिस्तर पर पड़ी सुस्ताती रहती। उसे रोते देखकर उन्होंने प्यार से पूछा, क्या है राहुली? वो दादी से लिपटकर रो पड़ा। गायत्री देवी सब कुछ समझ गई। उसे अपने कमजोर हाथों से सहलाते हुए सांत्वना देने लगी। कोई बात नहीं राहुल, गर्मियों की छुट्टियां आने वाली हैं, फिर तू डेनमार्क चले जाना। अपनी माँ से कहना कि अब तू उसी के साथ रहेगा हमेशा के लिए, या वापस कभी मत आना। ये लोग तेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते। अपनी माँ अपनी ही होती है। परिस्थितियों की एक ऐसी विडंबना थी। गायत्री देवी जो हमेशा उसके डेनमार्क जाने पर हो हल्ला मचाया करती थी, जिन्हें उसका डेनमार्क जाना कतई नहीं सुहाता था, अब वे खुद ही उसे वहां हमेशा के लिए रहने की सलाह दे रही थी। और इधर राहुल, ना तो पहले उसे दादी का ऐतराज पसंद आता था और ना अब दादी का यह सुझाव ही पसंद आ रहा था। बहरहाल जब अगली बार उसके लिए डेनमार्क जाने का समय आया तो उसने 14 वर्ष पूर्ण कर लिए थे। प्रणाम मम्मी, कुसुम उसे निहारते हुए बोली। हाय मेरे राहुल, हर साल जब तुम यहाँ आते हो तो और बड़े हुए लगते हो। अब तुम्हारी हल्की हल्की मूछें भी निकल आई हैं। मेरा बेटा जवान हो रहा है। आवाज भारी, नाक के नीचे मूछें। वाह भाई वाह, अब तो तुम्हें शेविंग किट गिफ्ट करनी पड़ेगी। कुसुम उसे एयरपोर्ट लेने अकेले ही आई थी। हर बार की तरह पीटर उसके साथ नहीं था। राहुल को पीटर का उसे एयरपोर्ट न लेने आना खला, मगर उसने अपनी माँ से कुछ नहीं पूछा। कार में खामोश उसकी बगल में बैठ गया। कुसुम कार चलाने लगी। एयरपोर्ट से कुछ दूर ड्राइव करके जब वो घर जाने के लिए दूसरा रास्ता लेने लगी तो उसने खुद ही बताया, अब मैं पीटर के साथ नहीं रहती, हमारा डिवोर्स चल रहा है। दिल में झटका लगा। अपनी माँ का चेहरा घूरते हुए वो उसके व्यक्तित्व को समझने की कोशिश करने लगा। क्या चीज है उसकी माँ? उसने हौले से पूछा। बहुत सारे कारण थे, तुम नहीं समझोगे। मैं इस विषय में बात नहीं करना चाहती, कहकर कुसुम गुमसुम हो गई। वो भी गंभीर बना रहा। कुसुम के घर का रास्ता भी बदल गया था और घर भी। जिस घर में कुसुम उसे इस बार लेकर आई वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। शहर से एकदम विलग, अंधकार व नमी से भरा। कुसुम उसे अंधेरे किचन से घर के अंदर ले गई। बैठक में आए तो वहाँ एक लंबे कद काठी वाले आदमी जो टीवी देख रहा था से उसका सामना हुआ। उसके सिर के बाल सफेद होने शुरू हो गए थे। ना वो जवान लग रहा था और न ही बूढ़ा। आ गए तुम? उन्हें देखकर वो बोला। कुसुम ने उसे राहुल से परिचित करवाया। राहुल, ये मैक्स हैं। वैसे तो ये अमेरिकन हैं, लेकिन कई सालों से यहाँ डेनमार्क में रह रहे हैं। राहुल समझ गया कि मैक्स उसकी माँ का नया पार्टनर है। हाय, रूखे स्वर में बोलते हुए मैक्स सोफे पर से उठा। उसके लंबे कद के सम्मुख राहुल स्वयं को बौना महसूस करने लगा। हाय कहते हुए राहुल ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाते वक्त मैक्स की दीर्घकाय हथेली में उसका नन्हा पतला हाथ विलुप्त हो गया। उसे एकटक घूरते हुए मैक्स बोला, कुसुम, तुम्हारा लड़का तो तुम्हारे जैसा बिल्कुल नहीं दिखता। ये तो बहुत डार्क है, शायद अपने पिता पर गया होगा। राहुल उसके बेबाक कथन पर सन्न रह गया। मैक्स उसे घूरता ही गया, कोई प्रशंसनीय या कौतुक भाव से नहीं, थोड़े हिकारत भरे भाव से। राहुल अपनी उम्र के हिसाब से थोड़ा छोटा व पतला किशोर था। गेहुआ रंग दिल्ली की तीखी गर्मी में और गहरा हो गया था। तुम इतने कमजोर क्यों हो बच्चे? मैक्स ने उससे पूछा। क्या तुम बीमार चल रहे हो? नहीं तो, वो एकदम बोला। कितने साल के हो तुम? 14। 14 के?
यू आर वेरी स्मॉल टू योर एज। क्योंकि आप भीमकाय हो, इसलिए आपको हर कोई बौना नजर आता है। राहुल, डोंट बी सो मीन, कुसुम ने उसे डपटा। मैं नहीं, ये मीन बातें कर रहे हैं। ओके ओके, तुम माँ बेटे लड़ो मत, मैक्स बीच बचाव करते हुए बोला। मैं गोल्फ खेलने जा रहा हूँ कुसुम डार्लिंग, पूरे 1 साल बाद तुम्हारा बेटा आया है। तुम अपने बेटे के साथ समय बिताओ, मैं चलता हूँ। सी यू लेटर। सी यू। मैक्स ने उसे गुड बाय किस किया और चला गया। राहुल अपनी माँ से वितृष्णा से बोला, तो ये है आपका नया पार्टनर? क्या देखा आपने इसमें? ही इज अ नाइस पर्सन। नाइस? सच में मम्मी? आपका कैरेक्टर बिल्कुल भी नहीं जान पा रहा हूँ। तुमने अपने माँ का चरित्र जानने की जरूरत नहीं, हो सके तो अपनी माँ का दर्द जानने की कोशिश करो बेटा, कुसुम हल्के स्वर में बोली। और यकायक उसकी आंखों में आंसू तैर आए। राहुल ने अपनी माँ की आंखों में झिलमिलाते आंसुओं को देखा। उसका दिल पसीज गया। आप क्या खुश हैं इसके साथ? इंसान कहीं भी चला जाए बेटा, सुख की गारंटी कहीं नहीं है। लेकिन इतना मुझे इत्मीनान है कि मैं किसी का थोपा हुआ दुख नहीं झेल रही हूँ, कुसुम बोली। 1 मिनट रुककर वो खोए स्वर में बोली, तुझे बताती हूँ आज सब। तेरे पापा और मेरे बीच तेरी दादी थी। तेरी दादी ने हमारे दाम्पत्य में विष घोला। वो एक ऐसी माँ थी जो अपने बेटे की ताकत नहीं, कमजोरी थी। तेरे पापा अपनी माँ को कभी भी कुछ नहीं कह पाते थे, चाहे वो कितना गलत हो, कितनी ही अनुचित बात करती हो। और पीटर और मेरी जिंदगी के शानदार सफर में अचानक दूसरी औरत इसाबेला आ गई और हमारी शादीशुदा जिंदगी में दरार पड़ गई। जब मुझे पीटर और इसाबेला की नजदीकियों की खबर मिली, मैं टूट सी गई थी। मैं पीटर और अपनी शादी को दूसरा मौका देती, उससे पहले ही इसाबेला प्रेग्नेंट हो चुकी थी। उनका रिश्ता कायम हो चुका था। मेरा इससे बाहर निकलना ही बेहतर था। फिर मुझे एक पार्टी में मैक्स मिल गया। मैक्स ने मुझे बहुत सहारा दिया, अपना घर रहने को दिया। थोड़ा मुंहफट है मगर दिल का साफ है। बहुत कोशिशें करने पर भी राहुल मैक्स में कुछ भी अच्छा ही नहीं ढूंढ पाया। उसे वह उजड़ और अशिष्ट लगा जो बात बात पर किसी को कटु वचन बोलने से झिझकता नहीं था, लोगों का तिरस्कार करता था। वो समझ गया कि मैक्स के साथ उसका रहना मुश्किल है। पीटर की खूबियों का उसे अब पता चल रहा था। खिलाड़ियों की तरह उसकी जवान, छरहरी व आकर्षक देह यष्टि उसे बरबस याद आने लगे। हर समय उसके चेहरे पर मुस्कान छाई रहती थी। उसे प्रशंसनीय भावों से देखते हुए वो कहा करता था, सो व्हाट यंग मैन। उसे देखकर वो हमेशा स्नेह से मुस्कुराया करता था, मैक्स की तरह हिकारत के भाव से नहीं देखा करता था। एक अन्य कारण राहुल की उदासी का ये भी था कि अब ऐना से उसका मिलना नहीं हो पा रहा था। राहुल की हाफ सिस्टर मीता महीने में 15 दिन अपने पिता पीटर के संग बिता रहे थे और 15 दिन अपनी माता कुसुम के साथ। उन दिनों वो अपने पिता के पास गई हुई थी। लौटकर जब आई तो राहुल ने उसे ऐना के विषय में पूछा। ऐना अब भी आती है वहाँ? हाँ आती है, मीता ने जवाब दिया। कैसी है वो? ठीक है, बहुत लंबी हो रही है वो, मीता बोली। राहुल का मन ऐना से मिलने को ललकने लगा। सोचने लगा कि वो कुसुम से कहेगा कि अगर वो भी मीता के साथ पीटर के घर कुछ दिनों के लिए चला जाए क्या। वो वहाँ ऐना से मिलना चाहता था, लेकिन पीटर मीता का पिता है, उसका वो क्या है, किस आधार पर वो उसके घर जाने की बात करेगा। उसकी कुसुम से पूछने की हिम्मत नहीं हुई। पता नहीं वो कैसी प्रतिक्रिया करे। वो एक कुंठित व अंतर्मुखी व्यक्तित्व का किशोर बन रहा था। किसी से बात करने में संकोच, अपनों के सामने अपने मन की बात कहने में जबरदस्त झिझक। मैक्स उसकी नसों में अलग चढ़ा था। जब भी उसका उससे सामना होता, वही कठोर हिकारत भरी नजरों से उसे घूरने लगता। एक दिन जब वो मीता के संग बैठा बातें कर रहा था तो कुछ कुछ बड़बड़ाने लगा। ये दो पिल्ले हर समय बैठकर बतियाते रहते हैं। उसके स्वर को उसने भी सुना और मीता ने भी। मीता उससे बोली कि वो हमेशा उसे देखकर ऐसे ही बका करता है, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा दिन अपने पिता के घर में रहती है। वहाँ उसे अपने पापा की नई पार्टनर इसाबेला बहुत अच्छी लगती है। उसका वहाँ एक छोटा सा भाई भी है।
मीता से ही उसे पता चला कि मैक्स की पूर्व पत्नी और 3 बच्चे अमेरिका में रहते हैं। बच्चे उसके पास कभी नहीं आते। कुसुम और मैक्स का एक डांस क्लब में आमना सामना हुआ था। मैक्स का अपनी पत्नी से तलाक चल रहा था और कुसुम के पीटर से संबंध डगमगाने लगे थे। नए संबंधों की तलाश दोनों को ही थी। राहुल को मीता की स्थिति भी अपनी तरह लगी। एक घर से दूसरे घर में भटकना, जैसे वो एक देश से दूसरे देश में भटक रहा था। इतने में कुसुम व मैक्स कहीं से खिलखिलाते हुए उनके सम्मुख प्रकट हुए। आई लव यू हनी कहते हुए मैक्स ने कुसुम को अपने बाहों के घेरे में लेकर चूम लिया। ये आदमी भी, राहुल मन ही मन बड़बड़ाया। मीता के लिए बड़ों के इस तरह से प्रेम भाव देखना सहज था, लेकिन वो इन प्रदर्शनों का आदी नहीं था। वह कुसुम से कहना चाहता था कि ये आदमी जो सभी के सामने उसे बाहों में भरता है, किस करता है, उसके पीठ पीछे वो उसके बच्चों के लिए कितनी गंदी बातें करता है, उन्हें पिल्ले पुकारता है। खैर, राहुल ने उम्र की इतनी व्यस्तता हासिल कर ली थी कि वो समझने लगा था कि चुंबन व आलिंगन ही सही अर्थों में प्रेम नहीं होता। ज्ञानेंद्रियों को रिझाने के लिए ये साधन मात्र है। प्रेम मन की भावनाओं से होता है। पीटर भी तो उसकी माँ को किस करता था, और शायद उसके पिता ने भी उसकी माँ को चूमा हो। इस बार डेनमार्क में मन न लग सका। अभी 10 दिन ही हुए थे वो अपनी माँ के पीछे पड़ गया कि उसे दिल्ली वापस जाना है। अभी से क्यों? कुसुम अचरज से बोली। तुम आने वाले हो ये सोचकर मैंने तुम्हारे लिए कितनी महंगी साइकिल खरीदी है, तुमने उस पर हाथ तक नहीं लगाया। और ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए एक शेविंग किट भी खरीद ली है। मेरा लाडला दाढ़ी बनाएगा। वो शेविंग किट परे तरते हुए बोला, मुझे नहीं चाहिए कुछ, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे ये घर पसंद ही नहीं आता। ऊपर से आपका नया पार्टनर, क्या पसंद आया आपको इसमें? जिन्न की तरह लगता है। राहुल, ये तुम कैसी भाषा बोलने लगे हो? अपने से बड़ों के लिए क्या इस तरह बोला जाता है? लगता है तुम्हारे पापा और सौतेली माँ तुम्हें कोई तहजीब नहीं सिखा रहे हैं। क्या होती है तहजीब? कुसुम उसके प्रश्न पर एक पल के लिए चौंकी, फिर सहज होकर बताने लगी। विनम्र, परिष्कृत, शिष्टाचार युक्त होना, दूसरों का लिहाज रखना, बातचीत में हमेशा अच्छी भाषा का प्रयोग करना और मुस्कुराना। तुम्हारा मुंह हमेशा चढ़ा रहता है, मुस्कुराया करो ऐसे। कुसुम अपने बेटे को मुस्कुराना बताने लगे। राहुल अपनी माँ को ताके जा रहा था। उसे अपनी माँ की मुस्कुराहट में उदासी दिखी। ये सारी तहजीब आप मैक्स को क्यों नहीं सिखाती? उसे इस स्कीम से ज्यादा जरूरत है। राहुल, कुसुम चीखी। वो चुपचाप कमरे से निकल गया कि कहीं वो अपनी माँ को कुछ और अनाप शनाप न बक दे। वो उखड़ा रहा, कुसुम के पीछे पड़ा रहा। उसे इंडिया वापस जाना है, उसे यहाँ नहीं रहना। कुसुम ने उसे अपने पास रहने के लिए मनाया, पुचकारा, डांटा फटकारा भी, लेकिन वो जल्दी भारत लौटने की जिद पर अड़ा रहा। जवान होते लड़के की जिद के सामने कुसुम को पराजित होना पड़ा। हार कर उसने ट्रेवल एजेंट से बात कर उसकी भारत जाने की तिथि पहले कर दी। सुभाष को भी फोन पर सूचित किया कि राहुल जल्दी लौट रहा है। क्या तुम अपने बेटे को साल में 2 महीने भी अपने संग नहीं रख सकती? दूसरे छोर से सुभाष ने ताना मारा। मैं उसे हमेशा अपने पास रखना चाहती हूँ, मगर ये तुम्हारे अगर मगर लेकिन परंतु ने राहुल को कहीं का नहीं छोड़ा, उसे भटका दिया है। तुमने हमेशा अपनी जिंदगी की प्राथमिकताएं अलग रखी हैं। उसके लिए तुमने अपने बेटे तक की परवाह नहीं की। जो कुछ बकना है बक लो। औरतों पर आरोप व लांछन लगाना तो हमारे समाज के आदमियों की पुरानी आदत है, मगर जरा अपने दिल से पूछो कि तुम उसके प्रति कितने वफादार हो। अपनी दूसरी बीवी व दूसरे बच्चों में तुम इतने रमे हुए हो कि राहुल को पूरी तरह से उपेक्षित कर रखा है। कितना हिंसक प्रवृत्ति का हो गया है वो। ऊट पटांग भाषा बोलने लगा है, कोई सलीका ही नहीं रहा उसमें। मुझे बड़ा खेद है कि तुम और लता उसकी कोई अच्छी परवरिश नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं सिखा रहे उसे। वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अपने बेटे की इतनी फिक्र है तो क्यों नहीं बेटे को अपने पास ही रख लेती? अपने आप तो भाग गए यहाँ से। और अब? कुसुम चीखी। यू शट अप। उसे लेकर उसके माता पिता की फोन पर
इस कदर बहस हुई कि राहुल सहम गया। मैक्स चुपचाप वहां से खिसक लिया। एयरपोर्ट पर जब कुसुम उसे छोड़ने आई तो वो मन बना चुका था कि अब वो दोबारा डेनमार्क नहीं आएगा। भारत में परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, वो हमेशा अपने पिता के ही संग रहेगा, अपनी सौतेली माता के संग एडजस्ट करने की कोशिश करेगा। मयंक और चिंकी को वो प्यार करेगा। वो अनायास ही अपने पिता को मिस करने लगा। उसके पिता का घर ही उसका असली घर है। विदेश का मोह वह छोड़ दे। जब वो दिल्ली पहुंचा तो एयरपोर्ट पर सुभाष उलझन में खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। अपने पिता को देखकर राहुल के चेहरे पर खुशी दौड़ गई। सिर्फ 2 हफ्ते बाद ही वो अपने पिता को देख रहा था, मगर उसे लगा कि सदियां गुजर गई पिता को देखे हुए। मुस्कुराते हुए वो अपने पिता की ओर लपका, मगर उसके पिता ने उसे अपनी बाहों में नहीं भरा। उसे देखकर उसके चेहरे पर प्रसन्नता के कोई भाव नहीं उभरे। उसे लगा कि उसके पिता को उसका यूं जल्दी लौट आना अच्छा नहीं लगा। कोई मुस्कुराहट, प्यार या स्नेह भरा आलिंगन नहीं बेटे को। उसे देखकर उन्होंने बस प्रश्न दागने शुरू कर दिए। क्या हुआ वहाँ? वहाँ सब ठीक हैं? तुम जल्दी क्यों चले आए? वहाँ अपनी पूरी छुट्टियां क्यों नहीं बिताई? वो कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप पिता के पीछे हो लिया। कार में बैठे तो सुभाष इंजन स्टार्ट करने से पहले उसे हिदायतें देने लगा। देखो राहुल, मैं तुम्हारे घर तब ले जाऊंगा तुम्हें, पहले तुम वादा करो कि तुम लता के संग अच्छा सलूक करोगे, उसे अपनी माँ समझकर पूरा आदर दोगे। मयंक से तुम्हें अपनी लड़ाई बंद करनी पड़ेगी। चिंकी को छेड़ना बंद करना पड़ेगा। मयंक और चिंकी को तुम अपना भाई बहन समझोगे। स्कूल से तुम्हारी कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। उसे अपने पिता बेहद परेशान दिखे। उनके हाव भाव से स्पष्ट था कि वो उसे अपने साथ घर नहीं ले जाना चाहते। उसे भी खिन्नता होने लगी। घर जाने के लिए उसका मन इनकार करने लगा। फिर वो कहाँ जाएगा? सहसा उसे अपनी नानी माँ की याद आ गई। उसकी माँ कुसुम डेनमार्क में है, मगर माँ की माँ भारत में ही रहती है, दिल्ली से बहुत दूर भी नहीं। अनायास ही वो एक अपनेपन के एहसास से भर गया। इस अनजान दुनिया में उसका अपना कोई अभी मौजूद है, उसकी नानी माँ। उसने सुभाष को सुझाया, मैं यहाँ से मेरठ चला जाता हूँ। मेरठ? हाँ, अभी स्कूल खुलने में काफी दिन है, नानी जी के संग कुछ दिन रह लेता हूँ। उसका सुझाव सुभाष को भा गया। अपनी गाड़ी में समय देखते हुए बोला, हाँ अभी 3 बजे की बस तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन पहले तुम्हें घर नहीं चलना क्या? नहीं, सीधे यहीं से चला जाता हूँ मेरठ, राहुल बोला। राहत की सांस लेते हुए सुभाष ने कार बस स्टॉप की तरफ मोड़ दी। अच्छा राहुल, मैं तुम्हारी नानी को फोन कर दूंगा कि तुम वहां पहुंच रहे हो। उसने खामोश गर्दन हिलाई। जब बस चल पड़ी तो वो आंखें बंद किए ननिहाल के विषय में सोचने लगा। नानी के घर जाना उसे सबसे अच्छा लगता है। वहाँ मामा मामी हैं, उनके 2 बच्चे उसके हमउम्र हैं। मामा के बच्चों से वो मयंक, चिंकी या मीता से अधिक आत्मीयता महसूस करता है। 2 घंटे कब बीत गए उसे पता ही नहीं चला। अंधेरा छा गया। जब तक बस मेरठ पहुंची, बिजली भी शहर में गुल हो रखी थी। कोई भी उसे स्टेशन लेने नहीं आया था। उसने इधर उधर देखा, क्या उसके पापा ने उसकी नानी को फोन नहीं किया? उसके पिता उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते, या नानी और मामा ही आलस से कर गए होंगे उसे स्टेशन लेने आने के लिए। जब बस अड्डा खाली सा होने लगा तो खुद ही रिक्शा लेकर नानी के घर पहुंचा। जैसे ही अंदर घुसा, सभी उसे देखकर चौंक गए। अरे राहुल, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें तो इस समय कोपनहेगन में होना चाहिए था। मामा जलती मोमबत्ती के धुंधले प्रकाश में उसे देखने की कोशिश करते हुए बोले, मैं वहां से वापस आ गया हूँ। वो बुझे स्वर में बोला, वापस आ गया? इतनी जल्दी? वो नहीं कह सका कि अब उसकी माँ एक अन्य आदमी के साथ रहने लगी है। उसने अपना हमसफर फिर बदल दिया है। कब लौट कर आया तू? मामा ने प्रश्न किया। कुछ घंटे पहले ही। सभी एक दूसरे को हैरत से देखने लगे। मैं सीधे एयरपोर्ट से यहाँ आ रहा हूँ। पापा ने मुझे बस में बिठा दिया। उन्होंने फोन नहीं किया कि मैं यहाँ पहुंच रहा हूँ? नहीं, किसी ने फोन नहीं किया। उसके मामा के स्वर में खींच थी। कमला ने आगे बढ़कर उसे अपने सीने से लगा लिया। अपनी बेटी को कोसने लगी, ए कुसुम, क्या हालत कर दी तूने अपने बेटे की।
बेघर कर दिया है तूने इसे होमलेस। मनोभावों पर रखा नियंत्रण सहसा ढह गया। वह कमला से लिपटते हुए बोला, हाँ नानी जी, मैं बेघर हो गया हूँ। मैं मम्मी के साथ नहीं रह सकता और न ही पापा के संग। क्या आप मुझे अपने संग रख सकती हो? मैं यहीं आपके पास हमेशा के लिए रहना चाहता हूँ। कमला उसे सहलाते हुए बोले, हाँ हाँ बेटा, हाँ, तेरी जितनी मर्जी हो, तू यहाँ रह सकता है। तेरी माँ इसी घर में पली बड़ी है, तू यहाँ क्यों नहीं पल बढ़ सकता? वैसे इन लक्षणों से ऐसा लगता है कि हमारी सरकार अब देश में वृद्धाश्रम के अलावा बच्चों के लिए चाइल्ड होम भी खोलना शुरू करे। चल राहुल बेटा, नहा धो ले, तब तक मैं कुछ पकाती हूँ। क्या खाएगा तू मेरा बच्चा? राहुल को एक आत्मीयतापूर्ण राहत मिली। उसे अपनी नानी पर पूरा भरोसा था। उसकी नानी रिटायर्ड कॉलेज प्रिंसिपल श्रीमती कमला रस्तोगी उसे पाल लेगी। मगर एकदम से उसकी नजर अपने मामा मामी पर पड़ी। उनके चेहरों पर अस्वीकृति के भाव थे। यहाँ भी उसके लिए चुनौतियां थीं। इतने में घर का फोन बजा। उसकी दादी का फोन उसकी नानी के लिए। राहुल वहां पहुंच गया? दादी का उद्विग्न स्वर। हाँ पहुंच गया, नानी ने तटस्थ जवाब दिया। उसके माँ बाप उसे नहीं पाल सकते, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। दादी बोली, हाँ हमें ही कुछ करना पड़ेगा। नानी दृढ़ता से बोली। बहुत देर तक नानी की दादी से बात होती रही। फिर फोन का रिसीवर नीचे रखकर उसके करीब आए और उसे अपने ममता में आगोश में, यह कहानी बस यहीं तक। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य